आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज काफ़ी व्यस्तम कार्यक्रम रहा होगा अपने कार्य निष्पादन में आपका, क्योंकि जब भी ऐसे 2 दिन छुट्टी हो जाते हैं और कुछ त्यौहार हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे वाउचर्स आते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे देश के धारा में सेवा देते हैं जिनके बिना समाज के लोगों का कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, अर्थ में हैं, और अर्थ में रहने का अर्थ है कि जो भी चीज होगा वो अर्थ से गुजरेगा, मतलब धन से गुजरेगा। है ना श्रीमंत जी, जान रहे हैं ना बात को? तो जी सर, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मुझे जो है कम काम मिलेगा या चैलेंजेस नहीं होंगे, ये मत सोचिए, क्योंकि आप ऐसे इंडस्ट्री में हैं कि आपको पूरा पूरा जो है सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, और इस सिस्टम के जो भी खासियत हैं उनके हिसाब से आपको अपने मन को भी में करना पड़ेगा। हाँ, राम राम जी, सुमित जी कोई डाउट पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में मशीन से एक पैर कट गया है तो 1 लाख का इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल डेथ पर 2 लाख का कवरेज है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुआ तो 1 लाख का इंश्योरेंस होता है, और परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ तो 2 लाख का इंश्योरेंस होगा। और पार्शियल, एक पैर कट गया है मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी, 1 लाख का क्लेम होगा। क्लेम अच्छे से स्क्रूटनी कर लीजिए और उसके प्रॉपर दस्तावेज के साथ समयानुसार भेज दीजिए, क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। रोड से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जो मशीन कटा है वो दुर्घटना हुआ होगा, वो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, जब हम अभी सोशल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे आपको कैसे कैसे करना है। क्योंकि कोई योजना अगर सरकार ने लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए या सोशल सिक्योरिटी को दुरुस्त करने के लिए कि एक व्यक्ति जिंदा है तो उसके परिवार के लिए एक सुरक्षा है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार में जिनके जो पीछे जो लोग रह गए हैं उनके लिए सिक्योरिटी वो के लिए ये रहता है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा क्या क्या कैसे कैसे मिलता है, उसकी क्लेम प्रोसेस में एक दिन सेशन में बता दूंगा। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठक हुई है। हर दूसरे माह में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, और केंद्रीय बैंक होने के नाते पूरे देश में मुद्रा का जो नीति होता है या ब्याज की दरें होती हैं या उनका निर्धारण कैसे होगा, या जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको पैसे की किस तरफ आवश्यकता है, किधर पैसे को धक्का लगाना है, किधर पैसे को भेजना है, किधर पैसे को खींचना है, ये सारा जो नीति निर्धारण होता है, इसका गठन करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। तो ये जो समिति है 27 जून 2016 को बनाएगी। उसके बाद से इसमें मीटिंग्स होते हैं और उस मीटिंग्स के जो मिनट्स बनाए जाते हैं और स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उसको लागू किया जाता है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है सभी तक? बढ़िया तरीके से आ रही है सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर, आ रही है सर आवाज प्रॉपर। बहुत बढ़िया। तो ये अच्छी बात है, जी सर। सरल तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। सब लोग जानते हैं, लेकिन सीखना है तो सुधीर की तरह सीखिए एकदम। है, सब जानता है ये, लेकिन जी विनम्रता सर। से सीखता रहता है ना। तो शिक्षा पाने के लिए विनम्रता चाहिए, और जी सर। कंटिन्यूटी चाहिए। दूसरा उत्सुकता चाहिए, कौतूहल चाहिए, और जिज्ञासा चाहिए,
और धैर्य चाहिए, सुनने की क्षमता चाहिए। हैं सुधीर, बराबर है ना? इतने 5-6 गुणों में से जी कुछ सर, बिल्कुल सर। है। तो नोट कर लेना इतने सारे गुण और फिर भेज देना। उपरोक्त सभी हैं ऐसा करके सबको चाहिए, है ना? जो मैंने बताया ना, ऑप्शन आता है ना, ऑल ऑफ द अबव। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती, बिना समर्पण दीक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर दे। केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। आपके पास जो भी जानकारी है उसमें किसी का चरित्र और किसी का जीवन निर्माण करेंगे तभी उसका वैल्यू है। इसको बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज। और चूंकि आप रोज बैंक में जाके उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए आपका बेहतर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग मैं चर्चा कर रहे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक जो देश का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934, उसमें संशोधन करते हुए 27 जून 2016 को एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होते हैं, इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट के नॉमिनी इसमें मेंबर होते हैं और रिजर्व बैंक के भी मेंबर होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। और इनमें चर्चा की जाती है, मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, पिछले जो निर्णय लिए गए थे उन पर देखा जाता है। और फिर उसके बाद वो, एक सेकंड है ना, नेट सही चल रहा है ना? नेट अब मेरा सही चल रहा है सुधीर? थोड़ा रुक रुक के भी आ रहा है सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ, रुक रुक के आ रहा है ना? कुछ तो इशू है। सर एक मैं चीज और। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पहले ना। 1 मिनट बस, 30 सेकेंड प्रतीक्षा कर लीजिए, अभी जरा कनेक्ट हो जाए। हम्म। ओके ओके ओके। हम्म। अब पूछिए, तो मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अभी थोड़ा मैंने थोड़ा, जी हाँ, आ हाँ। रही है। चलिए, तो अब कोई बात कहनी थी आपको? एक बार एक बार रिपीट करना था सर। ये 27 जून 2024 को इनने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का वो ऐलान किया था, जो मौद्रिक नीति बनाते हैं, जिसमें कि पदेन आरबीआई गवर्नर गवर्नर होते हैं। नहीं नहीं, वो मैंने बताया आपको कि 2016, है ना? 2016 में 2016। उन्होंने मौद्रिक जी। नीति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जिसको बोलते हैं कि हाँ, एक बार माइक बंद कर लीजिए आप तो। माइक बंद कर लीजिए, सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। फिर आराम से सुनिएगा तो आपको एकदम क्रोनोलॉजी में बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। और केंद्रीय बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक जो है, देश में पैसे की आवश्यकता को देखते हुए ब्याज दर का गठन करता है। और ब्याज दर का गठन करते हुए ये डिसाइड करता है कि किधर पैसे की आवश्यकता है। और जो पूरे आर्थिक व्यवस्था को उपयोगी पारदर्शी बनाने के लिए ब्याज दरों के गठन जो किए जा रहे हैं, ब्याज दर का जो निर्धारण किया जाएगा उसका गठन करने के लिए या उसका निर्धारण करने के लिए एक समिति बनाई गई। और ये 27 जून 2016 को भारत सरकार ने एक समिति बनाई। और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक जो एक आरबीआई एक्ट है उनमें संशोधन किया और इस नए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जिम्मा दे दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये जिम्मा दिया कि आप जो है देश में मौद्रिक नीति बनाइए। और इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और इसमें फिर गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। वो 3 गवर्नमेंट्स के नॉमिनी मेंबर्स होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। और ये मिलकर कुछ सर्वे लेते हैं। रिजर्व बैंक का इनसाइट सर्वे होता है, बाहर से सर्वे लेते हैं और उस सर्वे के आधार पर ये पॉलिसी जो तय करते हैं। पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक होता है, और इस बैठक में वो डिसाइड करते हैं कि हम ब्याज दर का निर्धारण कैसे करेंगे जिससे लोगों को एक तरलता मिल जाए, जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, नियंत्रित हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड की जाती हैं। साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि जो कंज्यूमर हैं उनका कॉन्फिडेंस, परिवार में जो महंगाई
की जो आशा है या जिसे मुद्रास्फीति की प्रत्याशा है, साथ ही साथ जो कॉरपोरेट घराने में जो परफॉर्मेंस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्रेडिट की स्थिति क्या है, डिमांड किधर हो रहा है, फिर इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, और बुनियादी जो सुविधा है, इनमें क्या क्या संभावनाएं हैं कि किन को जरूरत हो सकती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, आकलन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक क्या कराता है, सर्वे कराता है। सर्वे कराने के बाद जो आप इसका व्यावसायिक अनुमान लगाता है, और उस अनुमान के आधार पर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और सभी आर्थिक अनुमानों और संभावनाओं को देखते हुए जो रिस्क आता है, और उस रिस्क को मिटिगेट करते हुए उसको पारदर्शी तरीके से मौद्रिक नीति तैयार करते हैं, जिसमें कि इनका मुख्य काम है कि ब्याज दर का निर्धारण करेंगे। ब्याज दर का निर्धारण करेंगे क्योंकि पैसा रिजर्व बैंक से आता है, पैसे की ज़रूरत, और उसके आधार पर वो जो रेट्स हैं भारतीय रिजर्व बैंक के, पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेट, इनको जो है निर्धारण वो करते हैं। ये तो हो गया मुख्य जो एक साधारण सी बात है, जो बेसिक है वो हुआ। अभी वर्तमान में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई वो अगस्त में हुई, 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त 2025 को। हर 2 महीने में जो है ये बैठक होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि बैठक में जो पदेन अध्यक्ष होते हैं या उनके जो चेयर होते हैं वो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये जो बैठक है, 56th मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, विच was हेल्ड ऑन 4 अगस्त टू 6 अगस्त 2025। और इसके मेंबर डॉक्टर नागेश कुमार जी हैं, श्री सौगता भट्टाचार्य जी हैं, प्रोफेसर राम सिंह हैं, डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं, डॉक्टर राजू रंजन हैं। तो यहाँ पर जो, जैसे मैंने बताया आपको, पदेन अध्यक्ष हैं। तो ये जो पॉलिसी पॉलिसी बनाते हैं, इनमें 3 जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, और 3 जो होते हैं आरबीआई के होते हैं, और उनमें वोटिंग की जाती है कोई निर्णय पर। अगर कोई टाई हो गया तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उनका जो होता है, अ, जो वोट होता है वो वीटो होता है, उसी पे ही वो चर्चा करते हैं या वहीं पर ही ओके हो जाता है। तो इसमें अगर जो उद्देश्य है इनका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट, जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक इसको रखा है 4% ±2%, ताकि जितनी सारी चीज़ें मैंने अभी बताए हैं उनमें सपोर्ट किया जाए, जो ग्रोथ है देश का उसको सपोर्ट किया जाए। जैसे कि मैंने बताया, एक कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, जो देश में रहने वाले परिवार में मुद्रास्फीति की जो आशा है, प्रत्याशा है, कॉरपोरेट क्षेत्र का परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ों को जो है वो सपोर्ट मिल पाए, इसके लिए ये बैठक रखी जाती है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ, अनुज जी कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो पिछले अगर हमारे उसमें देखेंगे तो मैंने एक एक मेंबर के बारे में भी बताया था। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि ये जो हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन हैं अभी, जो संजय मल्होत्रा जी हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो नाम लिखे हुए हैं इनमें आपका नागेश कुमार जी, डॉक्टर नागेश कुमार जी, और ये प्रोफेसर राम सिंह, ये प्रोफेसर राम सिंह और डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये आपके नॉमिनी हैं गवर्नमेंट के, है ना। डॉक्टर नागेश जो हैं, और अपने ये आप देख लीजिएगा, उसमें पिछले वाले में डिटेल इनके बारे में बताया था। इंटरनेशनल ट्रेड और डेवलपमेंट जो है, ये इनको देखते हैं कि एक्सटेंडल मेंबर हैं। एक्सटेंडल मेंबर मतलब ये डायरेक्टर हैं, ऑलरेडी इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। ये एक्सटेंडल मेंबर हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। और जो प्रोफेसर राम सिंह है ना, प्रोफेसर राम सिंह हैं,
तो यहाँ पर कैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में रहता है, देखिए, ये संजय मल्होत्रा जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। डॉक्टर नागेश कुमार जी एक्सटर्नल मेंबर हैं। और प्रोफेसर राम सिंह जी, प्रोफेसर जो राम सिंह जी हैं ये जो हैं ये भी एक्सटर्नल मेंबर हैं। और अ, अगर इनको देखा जाए तो ये हाईली रिगार्डेड हैं, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, एकेडमिक हैं। इनको अपॉइंट किया गया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। और ये अभी जो है करंटली डायरेक्टर हैं। कहाँ पर डायरेक्टर हैं? ये दिल्ली में हैं, डायरेक्टर हैं। ये तीन जो हैं इनको नॉमिनेट किया गया, तीनों जैसे सौगता भट्टाचार्य हैं, राम सिंह जी हैं और नागेश कुमार जी, ये एक्सटर्नल हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर हैं और जो राम सिंह जी हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। और आपका मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड के जो डायरेक्टर हैं वो नागेश कुमार जी हैं। और सौगता भट्टाचार्य जी जो हैं वो उनको एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर मतलब 30 साल का से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और ये इकोनॉमिस्ट हैं। और वर्तमान में ये जो हैं हमारे आरबीआई पॉलिसी जो मॉनेटरी कमेटी है उसके मेंबर हैं। बाकी जो तीन हैं वो आरबीआई के हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उद्देश्य यही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति का टारगेट है 4% ±2%, ताकि देश के ग्रोथ को सपोर्ट मिल पाए। अच्छा, इनका जो मुख्य काम हमने बताया कि पॉलिसी रेट्स के बारे में डिसाइड करने के लिए हम लोग अभी बताए। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक अभी 4 से 6 अगस्त 2025 में हुई। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें रेपो रेट के बारे में निर्णय लेते हैं। तो इस वर्तमान जो बैठक में है उन्होंने रेपो रेट के बारे में बड़ा निर्णय लिया और इसको कोई भी अनचेंज रखा। मतलब सबसे बड़ी बात यही रही कि जो संजय मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तीसरी बैठक है, जो 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त में की गई। और इसमें रेपो रेट जो है अनचेंज रखा गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में रेपो रेट क्या होता है? जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को जिस दर पर ब्याज जिस ब्याज दर पर अमाउंट या राशि लोन देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट का सीधा असर जो है कंज्यूमर पर पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है पैसा लेते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए उसमें, तो वहाँ पर रेपो लिंक जो है होता है, इसलिए उनको सीधा फायदा होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 5.50% है जिसे अनचेंज रखा। क्योंकि आपने देखा होगा इस साल के शुरुआत में ही काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ पर, साथ ही साथ इनमें उन्होंने शुरू में ही जो रेपो रेट में पहले ही कमी कर दी थी। जो पहले 6% था अभी वो 5.50% कर दिया था। तो इसीलिए इस बैठक में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो रेपो रेट अनचेंज रहा। साथ ही जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो 5.25 रखा गया। और जो एमएसएफ रेट है 5.75 और बैंक रेट भी 5.75, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें जो हैं वैसे ही रहीं, कोई अनचेंज रहा। और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो जीडीपी में वृद्धि है 6.5 रहने का अनुमान बरकरार रखा गया। और उसको क्वार्टर वाइज उसको कैटेगरी में डिस्कस किया गया। तो ये एक आप बात ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपका रेट अनचेंज रहा। स्टैंडिंग फैसिलिटी डिपॉजिट फैसिलिटी जो होता है 5.25, ये होता है जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, लेकिन विदाउट कोलेटरल इसको जमा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 5.25% होता है। देखिए, दो चीज़ें मुख्य आप समझिए कि जब बैंकों को पैसे की आवश्यकता होती है तो आरबीआई के पास जाते हैं,
तो आरबीआई से अमाउंट उठाते हैं, पैसा उठाते हैं, तो आरबीआई उस पर रेपो रेट से ब्याज दर लेती है। इसको 5.50% है ना। लेकिन जब बैंक से आरबीआई को पैसा जमा होगा, जिसको रिवर्स रेपो कहते हैं, तो रिवर्स रिवर्स रेपो रेट कितना होता है सुधीर? रिवर्स रेपो रेट अभी कितना है वर्तमान में? तो जो आरबीआई थ्री का थ्री पॉइंट थ्री 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 पॉइंट पॉइंट थ्री फाइव थ्री पॉइंट थ्री थ्री फाइव फाइव और ये जी सर, काफी थ्री दिनों पॉइंट थ्री से फाइव थ्री है सर। पॉइंट थ्री फाइव है। तो जी सर। रिवर्स रेपो रेट रेपो का उल्टा है। रेपो मतलब रीपरचेस जो होता है, मतलब ऐसा चीज कि हम बैंक जो क्या करती है, भारतीय रिजर्व बैंक से वो उधार लेती है, और इस वादे के साथ कि उसको फिर से खरीद लेगा, फिर से उसको वापस ले लेगा, और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है। इसको बोलते हैं रीपरचेस एग्रीमेंट या रीपरचेसिंग ऑप्शन बोलते हैं, इसको रेपो बोलते हैं। रेपो का फुल फॉर्म है रीपरचेसिंग ऑप्शन या रीपरचेस एग्रीमेंट कहते हैं। ये क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक कुछ क्वालिटी सिक्योरिटी जो है वो सेल करता है, और इस एग्रीमेंट के साथ कि वो उसको वापस ले लेगा, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो इसमें कोलेटरल जो होता है वो सिक्योरिटीज होता है। तो जब रिवर्स रेपो करते हैं, जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, तो वहां पर 3.35% आरबीआई देता है। वहां भी रीपरचेस ऑप्शन में रहता है, लेकिन रिवर्स रहता है वो। ठीक है। एक होता है स्टैंडिंग फैसिलिटी डिपॉजिट, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। स्टैंडिंग फैसिलिटी डिपॉजिट फैसिलिटी में यहाँ पर कोई भी कोलिटरल जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आरबीआई देती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में। अगर हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें, तो ये 5.75 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकें जो हैं ओवरनाइट, एक रात के लिए, बहुत ही अल्पकालिक है ना, ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए जो है लोन लेते हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। वो 5.75 है। मान लीजिए बैंक को लिक्विडिटी क्रंच हो गया, सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लेते हैं, उसमें 5.75। एक होता है रेपो रेट, और रेपो रेट के जो होते हैं वो 14 दिन 15 दिन के लिए रेपो रेट में यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक होता है बैंक रेट, जो लंबे समय के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। तो प्लीज़ माइक ऑफ, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। बाकी लोग जो हैं माइक जो है ऑफ कर लें, ऐसा कह रहे हैं ना संजय जी? ठीक बात है। और इसके बाद बैंक रेट, मतलब जो लंबे समय के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं, तो वो बैंक रेट होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो ओवरनाइट के लिए होता है। रेपो रेट जो है 15 दिन के लिए जो लोन लेते हैं वो रेपो रेट होता है। स्टैंडिंग फैसिलिटी जो डिपॉजिट होता है, बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा रख देते हैं, तो वो जो रेट आरबीआई देता है उसको स्टैंडिंग फैसिलिटी। सपोज बैंक के पास सरप्लस पैसा आ गया, लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पैसा आरबीआई के पास दे देंगे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, तो वो रेट मिलेगा। और एक रिवर्स रेपो रेट होता है, जहां पर रिपर्चेस एग्रीमेंट के तहत रिवर्स जो रेट होते हैं वो 3.35 होता है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बैंक वहां जाके रखते हैं, इसलिए यहाँ 3.35% ये आपका फिक्स रिजर्व रेपो रेट होता है। तो ये पॉलिसी रेट्स है। इस पॉलिसी रेट का निर्धारण करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है, और ये बैठक जो है ओवरव्यू करते हैं, और स्टेटमेंट जारी करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, और उसको लागू कराते हैं। अब पॉलिसी रेट के साथ साथ, एक पॉलिसी रेट में ये 5 पॉलिसी रेट होते हैं। एक होता है रेपो रेट, एक होता है एसडीएफ जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट होता है, और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, बैंक रेट, और रिवर्स रेपो रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट। ये 5 चीज़ें जो होते हैं वो पॉलिसी रेट्स होते हैं। 2 रेट होते हैं जो सीआरआर और एसएलआर होते हैं। तो ऑलरेडी सीआरआर में भी अभी कटौती करी है। अभी वर्तमान में जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% होता है। बैंक अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 4% कैश के रूप में आरबीआई के पास रखेंगे, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है। ये एक रिजर्व रेशियो है, मैंडेटरी है,
कि बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। और एसएलआर होता है कि कुछ हिस्सा बैंकों को अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होता है। वो होता है 18%। तो ये बैंकों के सिस्टम को, उपभोक्ता के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए ये रिजर्व रेशियो डिसाइड किए जाते हैं। क्योंकि सिस्टम मजबूत हो, लोगों का भरोसा हो, क्योंकि बैंकों पे लोग पैसा रखते हैं, तो इसी के लिए ये जो है नियंत्रण चीजें जो हैं रखी गई हैं, ताकि ये पैसा जो है बैंक को रखना ही रखना है। अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में आपको इतनी बात तो क्लियर समझ में आई कि सरकार चाहती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, देश के विकास का जो ग्रोथ है, उसको एक तालमेल मिल जाए। लोगों को ज़रूरत है, उपभोक्ता का विश्वास बढ़े, और जो बड़े कॉरपोरेट हैं वो अगर कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको जो है उस आधार पर चीज़ें जो हैं, औद्योगिक विकास हो, सर्विसेज हो, बुनियादी सुविधाएं हो, उनके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। मैं जितनी सारी चीज़ें बातें कह रहा हूँ उनमें पैसों की ज़रूरत होती है ना। आप लोग सहमत होंगे। उपभोक्ता का विश्वास, विश्वास है, कुछ भी करेगा, कंज्यूमर है ना, विश्वास नहीं रहेगा तो कंज्यूमर मतलब पैसा वो खर्च कर रहा है, तो उस पर खर्चा, पैसा खर्च कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि महंगाई बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। कॉरपोरेट में क्षेत्र में अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है तो क्रेडिट की स्थिति बनती है। उद्योग, सेवा, बुनियादी सब में पैसे की ज़रूरत है, और वो पैसे की ज़रूरत पूरे करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसी के लिए ही मौद्रिक नीति बनाई जाती है। ठीक है। चलिए, ये बात तो आप लोग जान गए। भले ही आपको सीधे स्तर पर शाखा में आपको इसका असर नहीं होता, लेकिन आप इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं ग्रोथ के बारे में। तो चूंकि पूरे इसमें कोई भी अनचेंज रखा गया है इस चीज़ को, कि कोई भी रेट्स वगैरह जो है अभी चेंज नहीं किया गया है। डोमेस्टिक जो ग्रोथ है उसको रूरल डिमांड और गवर्नमेंट कैपेक्स, सर्विस, कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसको थोड़ा लचीला बनाने के लिए, और संवेदनशील बनाते हुए उनके साथ में चलने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है इसको जोड़ा गया है इलेक्ट्रिसिटी माइनिंग ट्रैक के साथ। और जो जीडीपी है, रियल जीडीपी का प्रोजेक्शन है 25-26 के लिए 6.50 है, जिसको क्वार्टर 1 में 6.50, क्वार्टर 2 में 6.70, क्वार्टर 3 में 6.6, और क्वार्टर 4 में 6.3 के हिसाब से अनुमान लगा गया है। और 26-27 में 6.6% का ग्रोथ जो है प्रोजेक्शन किया गया है। और इसमें कुछ रिस्क के बारे में भी किया गया, जो अभी आपका ट्रेड टैरिफ चल रहा है। एक छोटा सा सेशन आने वाले दिनों में हम लोग, ये जब 2-3 दिन छुट्टी होगा ना, ट्रेड टैरिफ को भी समझा दूंगा सरल तरीके से, कि इसमें क्या खेला है उसको भी हम लोग सरल तरीके से पढ़ेंगे। जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, टेंशन्स हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसमें ये रिस्क है अभी वर्तमान में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे जो है सारी चीज़ों को फाइनेंशियली जो है असर करेंगे। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जून में जो है वो 2.1%, जो 77 मंथ का लोवेस्ट है। फूड इन्फ्लेशन देखिए, -0.20%, फर्स्ट टाइम नेगेटिव सिंस February 2019। कोर इन्फ्लेशन जो है 4.4%। और 25-26 के लिए सीपीआई प्रोजेक्शन 3.1%। और क्वार्टरली उस 3 पॉइंट का उसका बाइफर्केशन है, 2.1%, 3.1% और 4.4%। और 26-27 के लिए 4.9%। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशंस में जो रिस्क हैं, वेदर है, शॉक्स है, डिमांड्स, और साइड प्रेशर्स हैं। तो वेदर आप देखे होंगे, आपदा में ये सारे रिस्क होते हैं, है ना। कहीं बादल फट जाता है, कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है, ये सारे जो हैं इसमें ये रिस्क हैं। अब ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, वो इस डिसीजन के आधार पर उनको जो है एक रोबोस्ट जो है प्ले करना रहता है, रोल प्ले करना पड़ता है। और इसको किस तरीके से इसको हैंडल करना पड़ता है, इस आप इसके आधार पर जान जान सकते हैं
कि कोर इन्फ्लेशन को 4% के आसपास रखा जाएगा। और आपका जितना भी प्रत्याशा रखी गई है उनको जो है उसी आधार पर ही उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश की जाएगी। और जो सर्वे आए हैं उस सर्वे के आधार पर जो रेपो रेट है वो उसको अनचेंज रखा गया है, होल्ड रखा गया है 5.50% पर, ताकि जो पॉलिसी चीज़ें बनाई गई हैं जो रोल अदा करने के लिए वो बने रहे और मेंटेन हो जाए, मॉनिटर हो जाए, महंगाई जो है नियंत्रित हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए रेट जो है अनचेंज रखा गया है। अगला स्टेप क्या है? सरकार हर 2-2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है और जो ग्लोबली डेवलपमेंट और इन जो भी डोमेस्टिक डेवलपमेंट होता है उनको मॉनिटर किया जाता है। इन्फ्लेशन की स्थिरता और उसकी ग्रोथ सपोर्ट पे फोकस की जाती है। और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक सितंबर 29 से अक्टूबर 1, 2025 को होगी। मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होती है, बैठक के बाद 15 दिनों के अंदर इसको जो है मिनट्स रिलीज किया जाता है। तो जैसे 4 से 6 अगस्त को हुआ है, तो ये 20 अगस्त को जो है इसका मिनट्स जो है रिलीज किया जाएगा। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बारे में अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, या कोई बात बतानी हो तो भी बता सकते हैं। सुधीर बताओ पहले थोड़ा सा, 1 मिनट में बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक को आप कैसे समझ पाए और क्या चीज़ें, 2-3 बुलेट पॉइंट में बता दीजिए। जी सर, 4 से 6 अगस्त के बीच में जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया, उसने जो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट आज के समय में भी 5.50, 5.5% के रेट पे है। ओके। जी। तो जब भी ऐसे मॉनेटरी और क्या समझ पाए इसमें, मतलब बेसिक एक पॉइंट ये हो गया, और 2 चीजें और क्या समझ पाए? और सर कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जीडीपी प्रोजेक्शन दी सर, 6.5% का जीडीपी प्रोजेक्शन दिया। और मॉनेटरी पॉलिसीज के मेंबर्स के बारे में पता लगा कि और तीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं और 3 आउटसाइड पर्सन्स होते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंटेड तीन तीन आउटसाइड पर्सन, तो 6 लोग होते हैं। और ये अगर कभी डिसीजन टाई हो जाता है तो गवर्नर का डिसीजन मेन रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का डिसीजन मेन रहेगा। ठीक बात। ओके। और कोई साथी बता पाएगा? श्रीमंत जी, आप कुछ समझ पाए इसके बारे में? हाँ सर, ये मैंने 3 महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी एक बार रिव्यू होती है। 2 महीने दो में। महीने में, 2 महीने में, दो दो महीने में। महीने हम्म। इसका इन्फ्लेशन रेट और जो हमारा सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको भी मैंने इवेल्युएशन करके ही मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारण किया जाता है। इसको इस हिसाब से ही हमारा रेपो रेट, स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बहुत सारे ये आपका एसएलआर सभी इसी रेपो रेट, इसी से निर्धारित किया जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सभी इसी में ही हमारा निर्धारण होता है सर। इसी से अभी रेपो रेट 5.5% ये हुआ, उसी हिसाब से तो गोल्ड लोन सस्ता हुआ था सर। कोई रेपो भी। रेट जो है रिटेल लोन के साथ लिंक्ड है हाँ, यस ब्याज सर। दर के नीति निर्धारण में। तो आप लोगों को मैं एक समराइज कर दूं, और बहुत ही सरल तरीके से अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछे तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के माध्यम से भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, साथ ही देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज के नीति निर्धारण करता है, ब्याज का निर्धारण करता है। इतना बता पाएंगे, है ना सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर। सरल यस सर। तरीके से कि भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई है, जिसके चेयरमैन होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर। इसका मुख्य जो इनका मुख्य काम है भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना, साथ ही देश के आर्थिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए
जो ब्याज दर होते हैं उसको निर्धारण करने का काम करती है, मुख्य काम, जिसमें ब्याज दर में रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स और बैंक रेट्स, ये सारे डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ रिजर्व रेट्स होते हैं, CRR और SLR, इनको जो है वो निर्धारित करते हैं। तो दूसरा मुख्य काम है इनका कि अम, जो भी आपके मुद्रास्फीति के साथ साथ जो वित्तीय स्थिरता है उनको बनाए रखना है। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ताकि जो हमारी फाइनेंशियल प्रणाली है वो स्थिर रहे, इसमें कोई संकट नहीं आए, ये जो है महत्वपूर्ण काम है। तो आप अगर पॉइंट वाइज अगर बताना चाहेंगे तो पहला काम है मॉनेटरी, RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है पॉलिसी रिलेटेड इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, मतलब नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करती हैं, जिसमें कि ये सारे पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेट्स आते हैं। दूसरा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, एक निश्चित स्तर पर रखना, जो अभी आमतौर पर 4% ±2% अभी रखा गया है, ये ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देश का काम है, देश में रहने वाले लोग, सोसाइटी, इंडस्ट्री, जो भी है, सबको जो है इनको क्या ज़रूरत है, इनके क्रेडिट नीड्स क्या हैं, इन कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए बढ़ावा देने के लिए नीति बनाना। तो ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाते हैं, ताकि लोग जो हैं कम ब्याज दर पर निवेश करें और जो है कंज्यूमर जो है उसको खर्च करे और प्रोत्साहित करे, और ये चेन चलता रहे, सब जो है हंसी खुशी रहें और विकास की धारा पर बढ़ते रहे। ये जो है इनको निर्धारित करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एक प्रणाली जो हमारे देश में दी गई है, पैसे को कैसे चलाना है, कैसे घूमना है, इस पर ये प्रणाली जो है वो रोबस्ट रहे, मजबूत रहे और कोई संकट नहीं आए। और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI के अधिकारी होते हैं, 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये बैठक नियमित रूप से 2 माह में होती है और प्रत्येक बैठक के बाद फैसलों की घोषणा करती है। ये फैसले जो हैं वो कुछ सर्वे के आधार पर लेते हैं, जो सर्वे के आधार पर, या जितनी सारी चीज़ें हमने अभी बताई हैं, जैसे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, फिर कॉरपोरेट परफॉर्मेंस है, फिर इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं, इनके जीवन प्रत्याशा और ये सारी चीज़ों पर डिसाइड करते हुए इन विचारों को वो समीक्षा करते हैं और निर्णय लेते हैं। और इनमें वोटिंग होती है, कभी टाई हो गया तो वहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है उसको वोट करके उस पर निर्णय लेते हैं। तो कुल मिला के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक है वो एक निश्चित लक्ष्य को हासिल करते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन के रेट को और आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, और उसके लिए ब्याज दर का निर्धारण करते हैं, ताकि जिसको पैसे की ज़रूरत है और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, इन दोनों में तालमेल बना रहे। ये अगर सरल तरीके से समझ में आ गया तो हमारा अभी सुधीर बताएगा कैसा लगा, समझ में आ गया अब सुधीर? जी सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर सेशन। अच्छा, इसकी कमेटी की बैठक जो है समिति कब से बनाई गई सुधीर? 2016 से सर, मैम MPC 27 जून 2016 को से। भारत सरकार ने संशोधन किया। किसमें संशोधन किया? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर लिया है ना। जी संशोधन सर। करके उन्होंने ये कहा कि हम क्यों न ब्याज दर को थोड़ा पारदर्शी बना दें, हम क्यों न जहां जहां पैसे की जरूरत है, उन लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो उनको किस दर पर ब्याज मिले उसको हम कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी को अगर हम पैसे नहीं देंगे सुधीर, तो क्या करेगा, महंगे रेट से कहीं से पैसा ले लेगा, लेगा कि नहीं? जी सर, बिल्कुल साहूकार के ब्याज के चंगुल में फंस जाएगा अगर वो। महंगे रेट से पैसा लेगा है ना, तो महंगे रेट से अगर पैसा ले लेगा तो होगा क्या, फिर वो कंज्यूमर पे ही बात पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए इस मूल्य की स्थिरता को बने रखने के लिए भारत सरकार ने हमारे देश की सर्वोच्च जो प्राधिकृत संस्था है, या फाइनेंशियल जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ये जिम्मा दिया कि आप हमारे मूल्य स्थिरता को अपने नीति प्रयोग के साथ आप इसको स्थिर रखिए, और ब्याज दर का ऐसा नियंत्रण करिए कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को आप जरूरत के हिसाब से उसको
धारा प्रवाह कर सकें, या जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जाएं, ये नियंत्रित करें, ताकि मूल्य स्थिरता बने रहे और देश की जो उच्च विकास दर है वो मिले, और देश का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। तो ये खास बात है। ऐसी सर एक हाँ जी। चीज, ये जो रेपो रेट है, इसी के हिसाब से ही तो बाजार में जैसे कोई भी चीज, हम लोन या गोल्ड लोन, ये सब सस्ता या महंगा उसी पर निर्धारित होता हाँ, है ना उसी पर सर। निर्धारित होता है ना, उसी पर निर्धारित होगा। ये जैसे पॉइंट भी तो हम लोग पूछ सकते हैं सर कि जब मौद्रिक समीक्षा नीति हो रही है, तो हम लोग का जो बाजार में नियंत्रण का ये जो, सॉरी, ये जो चीजें भाव है, जैसे हमारा कोई भी लोन है, रिटेल लोन्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, घटता बढ़ता इसी पर ही है, इसी हम्म। पर ही निर्धारित किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल, एक तो पॉइंट है ना सर। पूरा पूरा उसी की तो बात है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट्स। तो पॉलिसी रेट्स में ये सारे आते हैं, क्योंकि बैंक रेट है ना, रेपो रेट, ये सारे तो लोन से जुड़े हुए हैं ना, सीधे लिंक्ड है ना। आपको RBBLR क्या बोलते हैं, RLLR, रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट, है ना, लैंडिंग रेट, जी RBLR। सर, बिल्कुल तो रेपो बेस्ड एमसीएलआर लैंडिंग। सर, और हम लोग एमसीएलआर होता इसको है हर सर। बार हर 2 महीने में पढ़ते हैं। अगर वर्तमान में जो रेट है उसको थोड़ा अब हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर सेशन समाप्त करेंगे। अभी पॉलिसी रेट्स कितना चल रहा है, रेपो रेट वर्तमान में 5.50 सर। फाइव पॉइंट पाँच फाइव पाँच जीरो परसेंट और जो इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो कितना चल रहा है, 5.25 सर। 5.25। उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और एक MSF रेट होता है, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, वो कितना चल रहा है अभी, 5.75 सर। 5.75। बैंक रेट कितना चल रहा है अभी, बैंक रेट सर 5.75, जी सर। 5.75। और फिक्स रिजर्व रेट कितना चल रहा है, फिक्स थ्री रिजर्व पॉइंट थ्री रेट फाइव हाँ हाँ जी। 3.35%। 35, जी सर। और रिजर्व रेशियो में CRR होता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, वो कितना है अभी, 4% है सर, 4%। 4%। 4%। SLR कितना है, SLR? 18% है, 18%। ओके। और एक अभी अगर USD डॉलर का रेट अभी अगर ताज़ा देखेंगे, हालांकि ऐसे सवाल तो पूछता नहीं है, लेकिन 87.5776 जो है रुपीज़ है एक USD डॉलर का, है ना। जी सर। यस। और बाकी जो है हम लोग आने वाले सेशंस में, जैसे कि बेस रेट हो गया, MCLR हो गया, सेविंग रेट हो गया, टाइम डिपॉजिट रेट्स हो गया, ये आपके बैंक का आपके पास आता रहता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो बेस रेट 8.5% से 10.30% होता है। और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स जो होते हैं वो 7.85% से 8.15% है। सेविंग का रेट 2.50 से लेके 3% तक होता है। और टर्म डिपॉजिट रेट्स जो होते हैं वेरी करता है पीरियड्स के आधार पर, वो 5% से स्टार्ट होके 6.70% या 6.60% तक होता है, जिसका आप लोग डिस्प्ले बोर्ड लगाए रहते हैं। और ये RBI की मैंडेटरी डिस्प्ले बोर्ड पॉलिसी, मतलब जो उसमें होता है ना, उसमें मैंडेटरी होता है एस कंप्लाइंस बी में, आई कि आप वो जो है आप ये रेट्स जो है वहां पर स्क्रीन पर लगाए के रखें, है ना। जी सर, BCSBI पॉलिसी, बैंकिंग कोड एंड यस। सुपरविजन। तो ये हुई बात। अब जरा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जरा, पढ़िए जरा सुधीर, क्या लिखा है। राहें चाहे जितनी भी कठिन हो, वो जो चल पड़ता है अंततः जीतता है। हाँ, जी सर, तो राहें चाहे राहें कितनी भी चाहे कठिन। जितनी भी कठिन हो, वो जो चल पड़ता है अंततः जीतता है। और मैं जी। बता रहा हूँ, जीतने वाला ही सीखता है। ठीक है। जी आप सर। हमेशा देखना, जीतने वाला ही सीखता है। क्योंकि सीखने के लिए ना प्रयास करना पड़ता है, नहीं सीखने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पड़े रहो, नहीं नहीं सीखोगे ना। तो मैं तो बोलता हूँ ये डेली डेली छोटा छोटा सीखते हैं, और खाली आप श्रोता बन जाइए, स्रोत तक पहुंच जाएंगे। क्या बोला सुधीर? जी सर, श्रोता बन जाइए, स्रोत तक पहुंच जाएंगे सर। जी सर। खाली श्रोता बनिए, स्रोत तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अ, श्रोता जैसे आप अब भी आप मीडिया उठा लो, कहीं भी टीवी उठा लो, तो पागल हो जाओगे, सिर फट जाएगा आपका। है, पता नहीं वो बाबा ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया। तो वो सब चीज़ें डिस्ट्रक्शन है। आज ना समाज में इतने डिस्ट्रक्शन है कि अगर आप
बाहर निकले कि आप पागल बना देंगे सब आपको। आपको बोलेगा, आपको लगेगा कि इसमें पैदा ही क्यों हुआ है, ऐसे लगेगा। तो आप अच्छे लोगों की तलाश करिए, और जो पॉजिटिव लोग हैं आप उनके साथ, या जिनका लक्ष्य लक्ष्य जो है आपके लक्ष्य जैसे है, उनके साथ आप गठजोड़ बनाइए, उनके साथ मिलना जुलना शुरू करिए। फिर देखिएगा पहाड़ तक, सफलता के उस शिखर तक आप पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हम जिस जगह जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तलाश करना है जो उस जगह जाना चाहते हैं, और एस्पिरेंट हैं तो उनके साथ जो है आप कुंदन जी की तरह जुड़ जाइए, और पढ़ते रहिए, और कुंदन जी की तरह चमकते रहिए। चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक गुड यू नाइट सर। सर। गुड गुड नाइट। नाइट सर।